हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है व्हाई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट या एलएसी इज यू शेप्ड। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि एलएसी कर्व यू शेप क्यों होती है। सिंपल वर्ड्स में एलएसी कर्व यू शेप इसलिए होती है क्योंकि इंटरनल इकोनॉमीज एंड इंटरनल डिस इकोनॉमीज हो रही होती हैं, इस वजह से एलएसी कर्व यू शेप होती है। ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे कॉस्ट बनाया है। तो जब भी हमें इंटरनल इकोनॉमीज होती हैं, इंटरनल इकोनॉमीज में मतलब वो फैक्टर जो फर्म के अंदर हैं और फर्म को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो एलएसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग आ जाती है। ठीक है, और अगर इंटरनल डिसइकोनॉमीज हो जाती हैं, इंटरनल डिसइकोनॉमीज मतलब वो फैक्टर जो फर्म के विद इन है और फर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे लेबर इनएफिशिएंट हो गया या टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट होगी, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं रही, तो इस वजह से जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या एलएसी बढ़नी शुरू हो जाती है। इसको मैंने इस टॉपिक के एंड में थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मगर आप ये हमेशा याद रखना, जब भी लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व में मूवमेंट होएगी, कर्व में मूवमेंट, तो ये क्या होगा, ये इंटरनल इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज की वजह से होगी। और अगर एलएसी नीचे शिफ्ट कर जाती है, मतलब पूरी की पूरी कॉस्ट ही नीचे शिफ्ट कर जाती है, तो ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज की वजह से होगी। अगर पूरी की पूरी ऊपर शिफ्ट कर जाती है तो वो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज की वजह से होगी। ठीक है, तो अब पेपर में कैसे लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। व्हाइल द यू शेप ऑफ एसएसी कर्व is explained in terms of the law of variable proportion, the U shape of the LAC curve is explained by the economies and diseconomies of scale. जब हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट यू शेप होती है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया आपको। मगर जब लॉन्ग रन की बात करते हैं तो इसकी यू शेप होती है इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज की वजह से, स्पेसिफिकली इंटरनल इकोनॉमीज एंड इंटरनल डिसइकोनॉमीज की वजह से। When the firms expand their size of production, that is increase in the scale of production, they get some advantages or economies of production. जब भी वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो उनको कुछ एडवांटेजेस होते हैं जिनको इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन या इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहा जाता है। बट if the scale of production becomes excessively large, certain disadvantages or diseconomies accrue to the firms. अगर स्केल ऑफ प्रोडक्शन कुछ ज्यादा ही बढ़ा लेंगे तो एडवांटेजेस की जगह डिसएडवांटेजेस होने लग जाएंगी, जिसको डिसइकोनॉमीज कहा जाता है। इकोनॉमी मींस सेविंग इन द कॉस्ट पर सेविंग इन पर यूनिट कॉस्ट एज आउटपुट इंक्रीजेस। तो इकोनॉमी का यहाँ पे मतलब है कि हमें वो चीज सस्ती पड़ेगी, कॉस्टिंग कम पड़ेगी। एंड डिसइकोनॉमी मींस इंक्रीज इन द पर यूनिट कॉस्ट एज आउटपुट इंक्रीज। तो डिसइकोनॉमीज का मतलब है कि कॉस्टिंग ज्यादा पड़ने वाली है। चेंजिंग द फर्म स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन कैन चेंज इट्स एलएसी। तो जैसे जैसे लॉन्ग रन में हम प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाते हैं वैसे वैसे एलएसी में चेंजेस आता है। एज द फर्म एक्सपैंड्स इट्स scale of production, it experiences economies of scale, also called increasing returns to scale. तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएगा, अगर economies of scale होते हैं तो उसे हम increasing returns to scale भी कह सकते हैं, and this leads to a fall in LAC. तो इसकी वजह से LAC गिरता है। However, as the firm increases the scale of production beyond a particular point, अगर एक हद से ज्यादा बढ़ा दिया, it may experience diseconomies of scale, जिसको decreasing returns या diminishing returns to scale भी कहा जाता है। This causes increase in LAC. तो diminishing returns to scale की वजह से LAC बढ़ती है। More specifically, internal economies की बात हो रही है इधर, ठीक है। The economies and diseconomies are of large scale production are of two kinds: internal economies and diseconomies, and external economies and diseconomies. ठीक है, it is important to remember that U shape of LAC curve is explained by internal economies and diseconomies of scale. तो internal economies and internal diseconomies की वजह से U shape होती है। The LAC falls initially due to internal economies के फायदे होने लग गए and internal economies of scale, and it increases subsequently due to internal diseconomies of scale. तो बाद में जब LAC बढ़नी शुरू हो गई थी तो वो internal diseconomies की वजह से थी। समझ गए बात। उसके बाद external economies and diseconomies on the other hand bring about shift in LAC. तो LAC ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकती है, वो external economies diseconomies की वजह से होगी। ठीक है, तो उसको हम bodily shift in LAC भी कहते हैं। अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकती है, जैसे ये नॉर्मल है तो ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। समझ के बाद वो एक्सटर्नल की वजह से होगी। अब मैं दो चार लाइनें इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में बता देता हूँ। तो इंटरनल इकोनॉमीज क्या होती हैं? दीज आर दोज इकोनॉमीज विच अराइज फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट साइज और इंक्रीज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म। तो ये वो इकोनॉमीज हैं जो अराइज होती हैं
जब हम प्लांट का साइज बढ़ाते हैं या स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, और ये ज्यादातर उन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है जो विद इन द फर्म होते हैं. Internal diseconomies, internal diseconomies are those diseconomies which are experienced by a particular firm when it expands its scale of production beyond a point. अगर एक पॉइंट से ज्यादा कुछ ज्यादा एक्सपैंड कर देंगे आउटपुट को, तो जो इंटरनल फैक्टर्स हमें फायदा दे रहे थे इंटरनल इकोनॉमीज में, वो अब नुकसान देने लग जाएंगे, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द कॉस्ट इज मिनिमम इज नोन एज ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन. तो मैं यहाँ से बताता हूँ कि जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम होती है उसे ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन या ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट भी कहा जाता है. ठीक है, इसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज. एक्सटर्नल इकोनॉमीज में वो सारे फैक्टर जो फर्म के बाहर है और फर्म को फायदा पहुंचा रहे हैं, और वो एक फर्म के लिए नहीं होते, वो सारी की सारी फर्म्स के लिए होते हैं. दीज आर दोज economies which are shared by all the firms in the industry, and they arise as a result of expansion of industry as a whole and not because of increase in the output of an individual firm. एक इंडिविजुअल फर्म की वजह से ये फैक्टर अराइज नहीं होते, ये सारी की सारी इंडस्ट्री के लिए अराइज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने कोई ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा कर लिया, गवर्नमेंट ने कोई जीएसटी या फिर टैक्सेस रिड्यूस कर दिए, इस टाइप के कोई भी फैक्टर्स. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज. These are those diseconomies which are experienced by all the firms of an industry as a whole expands beyond a manageable limits. जब भी कोई इंडस्ट्री मैनेजेबल लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, और कोई भी ऐसे फैक्टर्स जो फर्म के बाहर हैं और फर्म को नुकसान देना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से फर्म की कॉस्टिंग बढ़नी शुरू हो जाती है. ठीक है, तो उसको हम एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज कहते हैं, जो सारी की सारी फर्म्स फेस करती हैं, एक इंडिविजुअल फर्म फेस नहीं करती, सारी फर्म्स के ऊपर ये सिचुएशन आती है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.